हेलो गाइस, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीके एक्सप्लेनर करके कोई चैनल है जिन्होंने विदाउट टेकिंग माय परमिशन मेरी लिखी हुई फैन फिक्शन, जिस पे मैंने 3-4 महीने काम किया था, द ब्राइड ऑफ गूसू ट्विन जेड, मेरे से बिना पूछे उन्होंने शेयर कर दी। तो मैंने उनके चैनल को कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया है, क्योंकि अगर आप बिना किसी से पूछे किसी के कंटेंट, स्पेशली मेरे कंटेंट को कैसे शेयर कर सकते हो? अगर आपको शेयर करना था तो आप मुझसे परमिशन लेते। बिना मेरी परमिशन के आप अपना चैनल खोल रहे हैं, आप उस पर अपना ओरिजिनल कंटेंट भी नहीं डाल रहे, और उसके बावजूद आप इतनी भी जहमत नहीं लेते कि जो ओरिजिनल मेन ऑथर है उससे जाके परमिशन ली जाए। और उसके बावजूद कि ये मेरा खुद का यूट्यूब भी चैनल है, उसके बाद जो आप इतने डेयरिंग हो गए हैं कि नाम चेंज करके आप मेरी ही फैन फिक्शन को शेयर कर रहे हैं अपने चैनल पे, तो ऑब्वियस सी बात है मैं ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी, और इसलिए मैंने उन्हें कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी है। तो गाइस, मैं चाहती हूँ आप उनकी फ़ैन फिक्शन को ना सुने। मैं आपके साथ 2 या 3 पार्ट में इस फैन फिक्शन को शेयर कर दूँगी, और प्लीज़ उनके चैनल को रिपोर्ट कर दें। और जो नहीं करना चाहते इट्स ओके, लेकिन ये मेरी लिखी हुई फैन फिक्शन है, इसे मैंने 3 से 5 महीने लेकर इस पूरी फैन फिक्शन को लिखा है, पूरा कंटेंट मेरा है, तो मैं किसी को क्रेडिट नहीं लेने दूंगी। और जिन लोगों को शेयरिंग ब्राइड का कॉन्सेप्ट पसंद है वो इसे सुने, जिन्हें नहीं पसंद मैं चाहूँगी कि वो इस वीडियोस को बिल्कुल भी ना देखें। तो इसमें जो है विभूषण की शादी दोनों के दोनों ट्विन जेड जो होते हैं लेंशिचन और लवांगची के साथ होगी। तो जिन्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं पसंद, प्लीज़ अभी वीडियोस को स्किप कर दें, और जिन्हें पसंद है मैं उनके साथ शेयर करने जा रही हूँ। गाइस, विभूषण पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसके बाद शेयर करूँगी। मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती यार मेरे कंटेंट जिस पे मैंने इतनी मेहनत की 4 से 5 महीने, उसे कोई और चुरा ले या उसकी कमाई कोई और खाए, जो कि मेरा हार्ड वर्क था। मैं नहीं चाहती उसे कोई और मुझसे स्टील करे, चोरी करके ले जाए। तो मैं इसलिए आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। लेंचरन जो है वो चूज करता है जियांग फेमिया के अडॉप्टिव सन को, विभूषण, जो कि हेड डिसिपल है यूनमक सेक्ट का, उसे एज अ शेयरिंग ब्राइड ऑफ गूसू लैंड ट्विन जेड, ताकि वो उन्हें बच्चा दे सके। गूसू लैंड ट्विन जेड्स जो थे, जिसमें से एल्डर ब्रदर जो था लेंशिचन, ऑब्वियसली हमारे लेंशिचन है, और क्लैन लीडर गूसू के हैं, और जिनका नाम प्यार से हम जीवजुन भी कहते हैं। और दूसरा जो लीडर है वो है लवांगची। लवांगची जो है उसे हेंगवनजुन का टाइटल दिया गया है, और विंग जो है यूनमक का बहुत ही प्यारा सा हेड डिसिपल है, जिसे उसके अंकल बहुत पसंद करते हैं। ये मैरिज जो है वो पॉलिटिकल एजेंडा के तहत रखी गई है, ताकि उनके स्टार्स आपस में मिले और उनकी प्रिडिक्शन एकदम सही स्टिल हो जाए। और ये अरेंज मैरिज जो है वो डिसाइड की जाती है गूसू के लैन सेक्ट और यूनमक के जियांग सेक्ट के द्वारा। ये एक मेल प्रेगनेंसी पे आधारित है गाइस। तो मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं जो बता दूं, और प्लीज़ मेरी फैन फिक्शन है तो आप मुझसे ही सुनना ज़्यादा प्रेफर करें। और जो लोग मेरी फैन फिक्शन को पढ़ते हैं और कोई लोग उसका नाम चेंज करके या जो भी है, अगर वो शेयर कर रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। मैं उन लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक देने में 2 सेकंड भी नहीं लगाऊंगी। तो मैं आपको बताती हूँ स्टार्टिंग कैसे होती है। स्टार्टिंग ऐसे होती है कि लेंचरन जो है वो चूज़ करते हैं जियांग फेमिया के विभूषण को अपना यूनमक का, जो कि उनका यूनमक का हेड डिसिपल था, उसे ब्राइड ऑफ गूसू लैंड ट्विन जेड। वो उसे क्यों चूज़ करते हैं, इसके पीछे एक जो है बहुत बड़ा रहस्य होता है। चलिए उसे शुरू करते हैं, और स्टोरी शुरू होने जा रही है यहाँ से। गूसू लैंड सेक्ट जो है वो अनाउंस करता है एक वॉर यूनमक के खिलाफ, यूनमक जियांग सेक्ट के खिलाफ। और इस वॉर में लेंशिचन जो थे वो हेड वॉर कमांडर थे, जो कि लीडर भी थे गूसू क्लैन के, और अपने जो जितने भी ये वॉर कर रहे थे उस ट्रूप को वो लीड भी कर रहे थे। और उनका हेड जो डिसिपल था सेक्ट का वो था लनवांगची, हमारा प्यारा लवांगची, और जो कि गूसू लैन क्लैन के सेक्ट से था, और लीडर का छोटा भाई भी था। दोनों ब्रदर जो हैं वो गूसू लैन सेक्ट के बहुत ज़्यादा प्राउडली जाने वाले गूसू ट्विन जेड के नाम से जाने जाते थे। और वो कोई भी वॉर अभी तक हारे नहीं थे, कोई भी जंग नहीं हारे थे। यूनमक जियांग सेक्ट ने अनाउंस की थी एक लड़ाई गूसू लैन सेक्ट के अगेंस्ट। ये वॉर जो थी वो जियांग चेंग लीड कर रहा था, और उसका जो ट्रूप का लीडर कमांडर था वो था यूनमक जियांग सेक्ट से विभूषण, जो कि एक हेड डिसिपल था। और यूनमक जियांग सेक्ट के अंदर वो उस चीज़ को लीड करने जा रहा था विद जो हमारा
चंचा था उसके साथ, वो दोनों स्टेप ब्रदर थे, मतलब अडॉप्टिव ब्रदर थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं युनमक के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड रखते थे और युनमक को उन पे बहुत ज़्यादा प्राउड था। लोटस फायर में उन लोगों की बहुत ज़्यादा धाक थी। वो दोनों के दोनों, उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था वॉर का, लेकिन वो अपना बेस्ट देना चाहते थे। गूसू के लैंड सेक्ट को बिल्कुल कंधे से कंधे की लड़ाई देना चाहते थे। ये वॉर जो थी वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट की गई थी चिशान के वैन सेक्ट द्वारा, जो कि उन दोनों क्लैन के बीच में, जो कि गूसू का लैंड सेक्ट था और अनदर युनमक का जियांग सेक्ट था, उनके बीच कन्फ्लिक्ट डालने की, मतभेद डालने की कोशिश की गई थी। युनमक का जियांग सेक्ट जो था वो अच्छी रैंक कहीं ना कहीं डेवलप कर रहा था। जितने भी वहाँ पर अनक्लियर रिल्म के लोग थे, यानी कि जो कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोग थे, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था सबके बीच में। वो पावरफुल और रिच सेक्ट बनते जा रहे थे कहीं ना कहीं, और वहाँ पर जितने भी उनसे अमीर और उनसे भी ज़्यादा डेवलप जितने सेक्ट थे, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। चिशान का वैन सेक्ट जो था वो कहीं ना कहीं अपना सामान एक्सपोर्ट किया करता था, यानी कि बेचा करता था अपने गुड्स को युनमक जियांग सेक्ट में, लेकिन युनमक जियांग सेक्ट ने स्टॉप कर दिया था उनसे चीज़ें खरीदना, क्योंकि उनसे चीज़ें खरीदने के बजाय वो चाहते थे कि युनमक जियांग सेक्ट के लोग उसे खुद से डेवलप करें, खुद से बनाएं और आत्मनिर्भर बने। और यही आत्मनिर्भरता उनके सेक्ट को और ऊंचाइयों और बुलंदियों तक ले जा सकती थी। और वो और भी ज़्यादा जो गुड्स थे वो इम्पोर्ट नहीं करना चाहते थे किसी और सेक्ट से, इवन वो प्रोड्यूस करना चाहते थे, सारे गुड्स को बनाना चाहते थे अपने खुद के युनमक में, ताकि वो आगे बढ़ सके। लेकिन इससे चिशान के वैन सेक्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था। चिशान का वैन सेक्ट जो था वो अपनी आवाज़ बहुत बार उठाता है और इस कन्फ्लिक्ट को रेज करता है गूसू लैंड सेक्ट के आगे और युनमक के जियांग सेक्ट के आगे, ताकि वो उन सबको वहाँ पर मार्शल आर्ट्स और हाई कल्टीवेशन के लिए सिखा सके। सारे सेक्ट जो हैं वो एक एग्रीमेंट को साइन कर देते हैं, जो कि सेक्ट के अंडर राइट्स के अंदर था, कि वो लोग पहले से डिसाइड कर चुके थे कि कोई भी इस रूल को अगर तोड़ेगा तो उसके खिलाफ वॉर हो सकती है। गूसू क्लैन जो था वो रिस्पॉन्सिबल था हायर स्टडीज़ के लिए, और वो प्रिजर्व करके रखता था एंशियंट स्क्रिप्चर, जितनी भी चीज़ें या मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई थी मार्शल आर्ट्स को, हाई कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को, और वो किसी को भी परफॉर्म नहीं करने दे सकता था ये सारी चीज़ें जो कि उसके सेक्ट की ड्यूटीज़ के अंदर आती थी। और सारे के सारे लोग परफॉर्म करना चाहते थे इन ड्यूटीज़ को, और वो कंसीडर करते थे कि अगर कोई भी इन रूल्स को तोड़ेगा, जो भी गूसू लैन ने डिसाइड किया, उन चीज़ों को तोड़कर कोई अगर अपने राज चलाना चाहेगा तो उसे वो वायलेशन मानेंगे उन एग्रीमेंट का, और उसके खिलाफ वो लोग परचम खोल देंगे, यानी कि उसके खिलाफ वो लोग लड़ाई करना शुरू कर देंगे। युनमक जियांग सेक्ट जो था उसकी आर्चरी यानी कि उसकी तीरंदाजी बहुत अच्छी थी पूरे अनक्लियर रिल्म में और कल्टीवेशन वर्ल्ड में। युनमक जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस था स्पाइसी खाने के लिए, पोर्क रिब सूप के लिए, जो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में उससे उम्दा सूप कहीं नहीं मिलता था। और वो स्पेशलाइज थे लोटस स्पोर्ट सीड फार्मिंग के लिए, और उनकी लैंड जो थी बहुत ही ज़्यादा कैपेबल थी लोटस स्पोर्ट सीड्स उगाने के लिए। और युनमक में जूट बहुत ज़्यादा फेमस था कल्टीवेशन वर्ल्ड में। युनमक की इंक, पेपर, कैलीग्राफी यानी कि लिखने की जो स्टाइल होता था वो बहुत ज़्यादा फेमस था अनक्लियर रिल्म और कल्टीवेशन के वर्ल्ड में। वीवुशियन जो था वो कहीं ना कुछ नई चीज़ें इजाज़ करता रहता था। मार्शल आर्ट फॉर्म जो है अपने सेक्ट की वो बेहतरीन बनाता था, और वो कहीं ना कहीं चाहता था कि वो तालिस्मान का यूज़ करके फार्मिंग को काफ़ी आगे तक लेके जाए, और प्रोटेक्टिव लेयर जो है युनमक सेक्ट के आसपास वो अच्छे से जो है क्रिएट कर दे, ताकि वहाँ पर कोई भी जो भी वो यहाँ पर इन्वेंशन करना चाहता है उसका कोई भी रूल ना ही टूटे, और उसे गूसू लैंड से किसी भी चीज़ की परमिशन लेने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि गूसू का लैंड सेक्ट जो था वो कभी भी युनमक पे हमला बोल सकता था और युनमक पे भारी जो है अब चढ़ाई कर सकता था, यानी कि उन पे लड़ाई कर सकता था उनके साथ। तो इसलिए वो चाहते थे कि वो जो भी चीज़ें नई नई ईजाद करते हैं ना, वो वार्ड जो है वो आसपास इसलिए लगाता है हमारा विभूषण, ताकि
उनकी जो भी आने वाले टाइम में इन्वेंशन होगी वो सिर्फ उन्हीं के सेक्ट में रहे, ताकि युनमक आगे बढ़ोतरी करे। युनमक बाकी सेक्ट के मुकाबले बहुत कमज़ोर था। और वेन मर्चेंट जो वहाँ पर विजिट किया करते थे युनमक जियांग सेक्ट में, उनका पर्पस जो था वो बिजनेस ट्रेड था। लेकिन चिशान का वेन सेक्ट जो है वो इमीडिएटली रिपोर्ट कर देता है गुसू के लेन सेक्ट को कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी चल रही है युनमक जियांग सेक्ट में, और वो कहीं ना कहीं हमारी हुई हुई संधि, हमारा हुआ हुआ एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा जो है दो सेक्ट के बीच में लड़ाई डलवा देता है, और जिसकी वजह से लोगों में आती हुई डेवलपमेंट और पावरफुल अदर सेक्ट जो है उन लोगों के बीच में दहशत पैदा हो जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। युनमक जियांग सेक्ट जो था वो अभी डेवलप हो रहा था, पूरी तरह से डेवलपिंग सेक्ट नहीं था। और उन्हें ऑब्वियस सी बात है, जब एक करीब सेक्ट ऊपर उठ रहा होता है तो काफ़ी अमीरों को प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह से वहाँ पर जब वॉर चल रही होती है तो युनमक जियांग सेक्ट के बहुत अमीर लोगों को, जो कि बहुत रईस थे, उन्हें प्रॉब्लम थी। वो सारे के सारे कहीं ना कहीं धीमी आवाज़ों में कहा करते थे कि ये तो छोटा सा जो है सेक्ट है, ये कैसे हमारी बराबरी कर सकता है। मेजर सेक्ट्स के बीच में लड़ाई होना या फिर कन्फ्लिक्ट पैदा होना, भेद पैदा होना, मन मुटाव होना, ये कोई आम बात नहीं है। अगर एक बार लड़ाई शुरू हो जाए तो पता है कितने नुकसान हो सकता है, और जो कमज़ोर सेक्ट है, जो आगे बढ़ोतरी के लिए बढ़ रहा है, उसके लिए कितना बड़ा खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। युनमक का जियांग सेक्ट जो कि अंडर डेवलपिंग सेक्ट था, उनके लिए इस तरह की वॉर उन्हें कितना पीछे धकेल सकती थी। गुसू लेन सेक्ट जो है वो स्टार्ट करना चाहते थे एक वॉर युनमक के खिलाफ, जिसको लीड करने वाले थे उस वॉर को लैन शिचेन, और वॉर कमांडर जो था ट्रूप का वो और कोई नहीं हमारा लवांगची होता है, जो कि हेड डिसिपल था गुसू के लैन क्लैन का, और लीडर का भाई भी था वो दोनों भाइयों ने कभी भी कोई लड़ाई नहीं हारी थी। जियांग जो था वो लीड कर रहा था जंगछा हमारे युनमक के सेक्ट को, और उसका हेड कमांडर, हेड डिसिपल जो था वो हमारा वी वुशियान था। और दोनों को वॉर का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वो अपना बेस्ट देते हैं ताकि जितने भी बड़े बड़े सेक्ट हैं जो कि गुसू के लेन सेक्ट की जो साइड लेना चाहते हैं, वो उन लोगों को मज़ा चखाना चाहते थे। मगर गुसू लेन सेक्ट जो था वो पॉलिटिकल एजेंडा से बहुत ज़्यादा हाई था, और कोई भी सेक्ट जो है उसकी स्वॉर्डमैनशिप यानी कि तलवारबाजी जो थी वो गुसू लेन सेक्ट के खिलाफ नहीं उठ सकती थी। गुसू लेन सेक्ट बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव था, और वो खून बहाने में युनमक के पीपल का यानी कि युनमक के लोगों का 2 मिनट भी नहीं सोचता। युनमक जियांग सेक्ट जो है वो उन्हें रिप्लाई करता है कि वो 3 दिन में वॉर को शुरू कर देंगे। 3 दिन जो थी, फर्स्ट डे तो क्या होता है, बहुत सारे सेक्ट्स के बहुत सारे डिसिपल मर जाते हैं, लेकिन सेकंड डे क्या होता है, जो जियांग जो है वो ट्रूप को छोड़कर सारे पीपल जो है वो लैंड कल्टिवेटर के सेक्ट में जाना चाहते थे। वहाँ पर बहुत सारे ट्रेंड वॉरियर भी थे, और थर्ड डे जो है वॉर होती है लीडर्स और हेड डिसिपल के बीच में। यानी कि जो हमारे लैन शिचेन थे वो 2 बॉयज़ को देखते हैं जो मर्सीलेसली वहाँ पर लोगों को मार रहे थे, और एक आदमी उनमें डार्क ब्लू और एक पर्पल रोब में था, जिनका ऐसा हो रहा था कि वो अभी सबको मार देंगे। और ऑब्वियसली युनमक जियांग सेक्ट के लीडर जो हैं वो वहाँ पर पर्पल कपड़ों में थे, वो उसे उसकी आइडेंटिटी को जज कर लेते थे, जो कि उसने रोब्स पहने हुए थे, और किस तरह से वो लोगों को मारने की हिम्मत रखता था। जंगछा जो था वो यूज़ करता है अपनी जीडियन को, और लैंड सेक्टर डिसिपल को मारे ही जा रहा था अपनी जीडियन को यूज़ करके, और उन्हें 1 सेकंड में जो है धराशाही कर देता है, मार देता है अपनी जीडियन का यूज़ करते हुए। और जो दूसरा बॉय था वो बहुत ज़्यादा शार्प था, उसके मेथड जो थे वो इमेजिनेशन के बहुत ही पार थे, क्योंकि उसकी स्वॉर्डमैन स्किल जो थी वो बहुत अच्छी थी। वो जिस तरह से अपनी तलवारों को हवा में हिला रहा था और जिस तरह से वो तीर अंदाजी कर रहा था, ये दोनों गुसू के लैन जो ट्विन जेड होते हैं, ये टीनेजर बॉयज़ को पीछे से देख रहे थे, जिनमें से एक ब्लैक रोब में था और रेड रिबन में था, और ये और कोई नहीं गाइस, हमारा वी वुशियान था। ये इस पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में नहीं सुना था उन्होंने
इस तरह की ब्यूटीफुल सी ब्यूटी को कभी नहीं देखा था। वो एक हेवनली ब्यूटी होती है इस अनक्लियर रिल्म की। वो जैसे ही इतने प्यारे इतने ब्यूटीफुल इंसान का चेहरा देखते हैं, वो एक सच में ऐसा लग रहा था जैसे हेवन से कोई ब्यूटी उतर के आई हो इस अनक्लियर रिल्म में। दोनों भाइयों जो है उसे इतनी प्यारी ब्यूटी को देखते ही रह जाते हैं। ये टीनेजर जो था उसके चेहरे पे एक रौनक थी, आंखों में आग थी, चेहरे पे स्माइल थी, और ऐसी ब्यूटी को उन्होंने कभी भी नहीं देखा था इस पृथ्वी पे। गूसू लैन ब्रदर्स जो थे वो इस ब्यूटी को कहीं ना कहीं जानते थे, लेकिन इस ब्यूटी को वो कहीं ना कहीं मन मन में देख रहे थे। ये टीनेज बॉय बहुत ही ज़्यादा कैरिस्मेटिक था, इसकी पर्सनालिटी उन दोनों के दिल में कहीं ना कहीं घर कर गई। और ये बॉय डेफिनेटली इसकी जो तलवार अंदाजी थी ना वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट थी, और इसकी जो आर्चरी यानी कि तीर अंदाजी थी वो भी सारे सेक्ट में सबसे बेहतरीन थी। युनमक चियांग जो था वो किसी भी एंगल से आप उसे कम नहीं आंक सकते थे गूसू जैसे बड़े लेंस सेक्ट के आगे। और यहाँ पर इन दोनों भाइयों को कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स फील होता है इतने प्यारे तरीके से लड़ते हुए विवुजियान को देख के। जो ये दोनों ब्रदर थे ना, ये कहीं ना कहीं एकदम से पर्पल रोब को देख के समझ जाते हैं कि ये सेक्ट लीडर होगा युनमक जियांग सेक्ट का, और वो टारगेट करते हैं जंगछा को ताकि वो उसे फटाफट से कैप्चर कर सकें अपने बिछाए हुए जाल में, और उसके बाद ये युनमक जियांग सेक्ट से बार्गेन कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। दोनों गूसू के लैंड ट्विन जेड ब्रदर जो होते हैं वो कंसंट्रेट करते हैं लड़ाई करने में। जो कि टीनेजर बॉय था काले कपड़ों में यानी कि विवुजियान से, वो दोनों के दोनों टीनेजर बॉय जो कि काले कपड़ों में था उसकी अटेंशन अपनी तरफ खींचते हैं। वैन जो है तभी के तभी जंगछा पर अटैक कर देते हैं। वो ट्रिक करते हैं उसे, जब वो अकेला सबसे लड़ रहा होता है वो अपनी पावर को इतना ज़्यादा फैला देते हैं कि वो लीडर जो कि युनमक सेक्ट का होता है उसे बेहोश वो एक पाउडर को हवा में फैला देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जंगछा होता है वो बेहोश हो जाता है और वो अपनी सुध-बुध खो देता है। तभी वो उसे खींच के गूसू की तरफ ले जा रहे होते हैं ताकि वो युनमक जियांग सेक्ट से कुछ ना कुछ डिमांड कर सके। वैन जो है वो डर्टी गेम खेलते हैं और बहुत सारे वॉर के जो रूल थे उन्हें कहीं ना कहीं तोड़ देते हैं, क्योंकि वॉर का पहला रूल था कि धोखा देना मना है, और उन्होंने धोखे से जंगछा को किडनैप कर लिया था। पहले दो पीपल जो हैं अटैक करते हैं, टीनेजर बॉय जो कि काले कपड़ों में था, और उसके बाद उन्होंने दो जने एक के खिलाफ लड़ रहे थे, और यहाँ पर पाउडर से वो युनमक जियांग सेक्ट के लीडर को अनकॉन्शियस कर देते हैं और उसे लैंड सेक्ट में ले जाते हैं। और जैसे ही वैन जो है वो वापस से गूसू के लैंड सेक्ट में जाते हैं शिप के द्वारा, वो पहले से ही सारी चीज़ें वैन के द्वारा प्लान थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं युनमक जियांग सेक्ट को जैसे और तैसे करके नीचे की तरफ लाना चाहते थे, क्योंकि युनमक जियांग सेक्ट बहुत ही तेज़ी से तरक्की कर रहा था जो कि उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब दोनों लैंड ब्रदर जो हैं वो अटैक करते हैं इस टीन बॉय पे, वो दोनों के दोनों बहुत इम्प्रेस थे उसके स्किल्स को देख के, जिस तरह से वो खुद को डिफेंड कर रहा था। दो लेजेंडरी स्वॉर्डमैन टुगेदर उस पर अटैक कर रहे हैं और वो उनसे खुद को बचा रहा है। कितनी उम्दा किस्म की ये स्वॉर्डमैनशिप, ये तलवार अंदाजी होगी जब वो खुद को बचा रहा होगा। वो जैसे करके पकड़ना चाहते थे वो इंसान जो कि काले कपड़ों में है, लेकिन उनका प्लान जो था वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गया था, और वो अपनी स्वर्ड को एक तरह से घुमाते हैं और एक दूसरे से वो लड़ने लगते हैं। वो लोग बहुत राइटेजियस पर्सन थे गूसू लैंड ट्विन जेड, जो कि बहुत सारे रूल इस वक्त तोड़ चुके थे ताकि वो जंगछा को किडनैप कर सकें। और वो कहीं ना कहीं अगर जंगछा और विंग का ध्यान खींच के उसे किसी और साइड नहीं लाते तो वो इस बैटल को हार जाते युनमक जियांग सेक्ट के आगे, और कहीं ना कहीं उन्हें अपना प्राइड खोना पड़ता, और वो अपने आप को अभी झुकाना नहीं चाहते थे। वो दोनों के दोनों टीनेजर बॉय जो हैं वो युनमक जियांग सेक्ट के लड़के से अभी भी लड़ रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि दूर एक गोंग बज रहा था। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, गूसू का लैंड सेक्ट जो है वो इस वॉर को जीत चुका है। उन्होंने युनमक जियांग सेक्ट के यंग लीडर को कैप्चर कर लिया है। ये सुनते ही विवुजियान शॉक्ड हो जाता है।
कि ये कैसी अनाउंसमेंट है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो एकदम से अपनी तलवार को जोर से पकड़ लेता है और वो भागने लगता है उस डायरेक्शन में जहाँ पर वो इंसान अनाउंसमेंट कर रहा था। वो बस जानना चाहता था कि जंगचा कैसा है, और वो चिल्ला के कहता है, क्या वो ठीक है? क्या युनमक जियांग सेक्ट लीडर ठीक हैं? वी वुजियान की आवाज़ बहुत ज़्यादा कंसर्न थी अपने इस अडॉप्टिव ब्रदर को लेके, और लैन वांगजी जो है वो पॉइंट करता है अपनी स्वर्ड वी वुजियान के गले पे और उसे घुटनों के पल बैठने पर मजबूर कर देता है। वी वुजियान अपनी जो ज़िंदगी थी वो जंगचा पे कुर्बान करने के लिए एक सेकंड भी नहीं सोचता, लेकिन इस टाइम वो सबसे ज़्यादा जंगचा ठीक है या नहीं इस बात पे कंसंट्रेट कर रहा था। तभी वो कहता है, तुम मेरी ज़िंदगी ले लो, मैं तुम्हारे आगे खुद को सरेंडर करता हूँ, बट प्लीज़ मुझे एक बात बता दो, क्या अचेंग फाइन है? वी वुजियान जो है वो गिड़गिड़ाते हुए उन दोनों गूसू के लैन ब्रदर्स के सामने बोल रहा होता है। उसकी आंखें बंद होती हैं और दोनों के दोनों गूसू के लैन जेड जो हैं वो उसे घूर के देख रहे होते हैं, जो कि काले कपड़ों में लड़का था, और ये लड़का जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा वॉरियर था, लेकिन वो इन लीडर्स यानी कि जियांग सेक्ट के लीडर को कैसे कैजुअली बोल सकता है अचेंग। तभी आवाज़ आती है लैन शिचेन की, जो कि अपने छोटे भाई लवांगजी को कहते हैं, वांगजी इसे छोड़ दो, हमने ये वॉर जीत ली है, तो अब हमें कोई भी खून बहाने की कोई ज़रूरत नहीं। गोंग ने वैसे भी आवाज़ दे दी है और इस यंग मास्टर को छोड़ दिया जाए और इसे वापस हमें अभी के अभी गूसू पहुंचना होगा, इसे छोड़ दो वांगजी। वांगजी जो है वो लेट गो कर देता है कहीं ना कहीं विंग को, और ये उनका यहाँ पर जो प्लान होता है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाता है। वी वुजियान जो है वो घुटनों के बल बैठा हुआ था उन दोनों भाइयों के सामने और बार बार कह रहा था, तुम मेरी जान ले लो, मैं अपने आप को सरेंडर कर लूँगा, प्लीज़, लेकिन मुझे एक चीज़ बता दो, क्या अचेंग ठीक है? तभी एक आवाज़ आती है और वो लैन शिचेन की होती है, जो कि विंग से पूछती है, कौन हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी डेजिग्नेशन क्या है? तभी वी वुजियान कहता है, मेरा नाम वी वुजियान है, मैं हेड डिसिपल हूँ युनमक जियांग सेक्ट का। वो जैसे ही रिप्लाई करता है लैन शिचेन को, दोनों जो ट्विन जेड होते हैं उनके चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। लैन शिचेन उसे ऑर्डर करते हैं, जो कि उनके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था, कि जंगचा जिंदा है, पर तुम्हें जाकर युनमक जियांग सेक्ट की कमेटी काउंसिल मेंबर को इन्फॉर्म करना होगा, जियांग के एल्डर्स को गूसू आना पड़ेगा और हमसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। यहाँ पर वी वुजियान जो कि 18 साल का है, जंगचा भी 18 साल का है, और लैन शिचेन जो कि 22 साल के हैं, लवांगजी की एज 20 साल है। वी वुजियान बहुत ज़्यादा यंग था और वो कहीं ना कहीं उनके झांसे में आ जाता है, और वी वुजियान बहुत ही इंटेलिजेंट डिसिपल था, लेकिन वो इनसे इस वक्त लड़ाई नहीं करना चाहता था, और उसने कोई भी न्यूज़ नहीं सुनी थी जंगचा के बारे में, जो कि गूसू के कस्टडी में इस वक्त चला गया था। क्या पता जंगचा को आगे चल के वो लोग मार देते, बिट्रेल के केस में उसकी गर्दन काट दी जाती क्योंकि उसने देशद्रोही या फिर द्रोहियों वाला काम किया था। तो वी वुजियान जो है वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से ये गूसू के जो दो भाई हैं वो जंगचा को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाए। वो नेगोशिएट का ऑप्शन ही उन दोनों सेक्ट के बीच में बेहतर मानता है। वी वुजियान लोटस फायर में जाता है और उसके साथ उसके जो रिमेनिंग डिसिपल बच जाते हैं उस वॉर में, वो भी उसके साथ जाते हैं। लेकिन युनमक जियांग सेक्ट लीडर जो जंगचा है वो अभी उनके साथ नहीं था, उनका लीडर कस्टडी में था एनिमीज़ की। जो उनके दुश्मन थे वो जो उनके सेक्ट लीडर हैं उन्हें अपने साथ ले गए थे। ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात थी। वी वुजियान जो है वो इन्फॉर्म करता है युनमक जियांग सेक्ट की कमेटी काउंसिल मेंबर को और जियांग सेंडल्टर को भी कि किस तरह से लेन और वेंस ने मिलकर उन्हें फंसाया, और जियांग सेक्ट के यंग मास्टर को उन्होंने अकेले ही ओपोनेंट के प्लान के चलते गूसू लेन सेक्ट ने अपने जंगचा को कस्टडी में ले लिया। और वी वुजियान जो है वो गूसू के बारे में कि वो उनसे नेगोशिएट करना चाहते हैं इस बल पे, जियांग सेक्ट के बल पे, और वो चाहते हैं कि वो नेगोशिएशन के टाइम ही उन्हें माफ़ी देंगे
ये बात जब वी वुजियान उन सबके आगे बताता है तो वी वुजियान को बहुत गिल्टी फील हो रही होती है कि उसका स्टेप ब्रदर जो है वो एनिमीज़ यानी कि दुश्मनों की कस्टडी में है, जो कि गूसू के लेन सेक्ट और चिशान के वेन सेक्ट हैं। उसे वैसे भी वेन सेक्ट वालों पर इतना ज़्यादा यकीन नहीं था। जियांग फेमिया डिसाइड करता है कि वो गूसू के लेन सेक्ट जाएगा और जियांग काउंसिल कमेटी के मेंबर और जियांग एल्डर्स को लेकर वो वहाँ के लिए प्रिपेयर करता है और वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को भी लेके जाता है और वो गूसू की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो सारे के सारे खुद को सरेंडर कर देना चाहते थे हमारे लेन सेक्ट के आगे और वो सारी की सारी कमेटी जो है वो गूसू की तरफ बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर मैडम यू जो थी वो गुस्से से तिलमिला उठी थी। वो बहुत ज़्यादा नफरत करती थी वी वुजियान पे, क्योंकि वी वुजियान जो है अडॉप्टिव सन था जियांग फेंगमिया का और उसे बहुत गुस्सा आता था वी वुजियान पे। वी वुजियान एक तरह से धब्बा था जियांग सेक्ट के लिए। हाँ, वो एक तरह से कर्स था जियांग सेक्ट के लिए। उसका हस्बैंड उससे प्यार नहीं करता था क्योंकि वो वी वुजियान की मदर के साथ कहीं ना कहीं प्यार में था। और जब वी वुजियान के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो जियांग फेंगमिया ने डिसाइड किया था कि वो वी वुजियान को अपना अडॉप्टिव चाइल्ड की तरह कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर लेंगे। और तभी मैडम यू गुस्से में वी वुजियान से वहाँ पूछती है खड़ी हुई, उन्होंने तुम्हें बेवकूफ़ कैसे बनाया और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपने सन की पोजीशन दे दूँ? हाँ, तुम मेरे सन की पोजीशन यहाँ लेना चाहते हो? तुम एक लालची अनाथ इंसान हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते अपने ये मगरमच्छ के आंसू से। हाँ, तुम जियांग को कर्ज करना चाहते हो। तुम एक चुड़ैल हो। तुम्हारी माँ भी एक चुड़ैल थी, एक ऐसी औरत थी जो लोगों को अपने जाल में फंसाती थी। तभी मैडम यू बहुत चिल्ला के गार्ड्स को बुलाती है और कहती है, गार्ड्स, इसे तहखाने की तरफ ले जाओ और इसे 50 कोड़े मारना और इसे कुछ भी खाने या पीने के लिए मत देना जब तक मेरा बेटा और तुम्हारा सेक्ट लीडर वापस ना आ जाए हमारे सेक्ट में। इसे कुछ भी खाने के लिए मत देना। गार्ड जो है वो विंग को खींचते हुए जो डंग्यून होता है यानी कि तहखाना होता है वहाँ ले जाते हैं। गार्ड उसे 50 कोड़े मारते हैं। उसकी बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल थी। वो एक 18 साल का टीन बॉय था और वो उसे बिना सोचे समझे इतने सारे कोड़े मारते हैं। और वी वुजियान की बैग जो थी वो एक एनिमल की तरह हो गई थी जिसे बहुत बुरी तरह से कुरेदा गया हो। उसके हाथ जो थे वो ऊपर गार्डर पे बांधे गए थे ताकि वो चिल्ला ना सके या फिर वो ज़रा सा भी लोगों को मना ना कर पाए। उसके वो लोग मारने के बाद उसे तगड़े तरीके से उसके हाथों को खोल देते हैं। वी वुजियान ज़मीन पे आकर गिर जाता है और वो धड़ाधड़ उसे मारते जाते हैं। उसकी फ्लेक्सिबल बॉडी पे भी गूसू लैंड सेक्ट में यहाँ पर लेन शिचन और लवांगजी गूसू के लैंड सेक्ट में पहुँच जाते हैं। उन्होंने बैटल जीती होती है युनमक जियांग सेक्ट के खिलाफ और वेन चाओ जो है वो ऑलरेडी उन्हें जंगशा को उनके हाथों में सौंप देता है। लेन शिचन जो है वो ऑर्डर करते हैं कि उन्हें एक सेक्ट काउंसिल कमेटी वहाँ पर गैदर की जाए और लेन एल्डर जो थे वो डिस्कस करना चाहते थे यांशी के अंदर कि आगे क्या करना है। लेन शिचन जो है वो जानता था कि जियांग्स जो है वो बहुत जल्द ही क्लाउड रिसेस आने वाले होंगे और वो नेगोशिएट भी करेंगे और वो माफ़ी के लिए भी हमसे अनुरोध करेंगे और वो सबको याशी में इकट्ठा करता है। लेन शिचन जो है वो इस कन्वर्सेशन को शुरू करता है और कहता है, मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। हम बोथ गूसू लैन ट्विन ब्रदर जो हैं वो शादी करना चाहते हैं जो हेड डिसिपल है युनमक का उसके साथ, और हम उसे एज अ गूसू लैन एंशिएंट वाइफ की तरह शेयर करना चाहते हैं क्या, और हम उसे नेगोशिएट करना चाहते हैं युनमक जियांग के बिहाफ पर। और ये एक हेड डिसिपल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसिपल है। उसकी जो तलवारबाजी है और स्किल्स हैं और तीरंदाजी भी सारे लोगों में सबसे बेस्ट है और वो आगे चल के गूसू के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। हमें उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और युनमक जियांग सेक्ट जो है वो हमेशा के लिए हमारे आगे हार चुका होगा और उनका हाईली स्किल्ड डिसिपल जो है वो हमारा हो जाएगा। चौथा पॉइंट आता है कि उसको न्यू मार्शल आर्ट
प्रैक्टिसेस वो यूज़ करता है और वो विच क्राफ्ट, तालिस्मान, डेमोनिक कल्टीवेशन जो कि यहाँ पर करना मना है वो टेस्ट किया करता था युनमक जियांग सेक्ट में। और वो हमारे एग्रीमेंट के अनुसार फार्मिंग सेक्टर पे भी वो चीज़ें यूज़ करता था जो कि हमारे यहाँ पर मना थी। स्ट्रिक्टली हमने डेमोनिक कल्टीवेशन को और तालिस्मान यूज़ को मना किया गया था। वो सारे के सारे एग्रीमेंट जो उन लोगों ने साइन किए थे वो उन सबके आगे रखता है और वो कहता है इस एक्ट का एक रूल है जो कि प्री डिसाइडेड था। युनमक जियांग सेक्ट ने सेम एक्ट को साइन किया था और अगर उन्होंने इस रूल को तोड़ा है तो उन्हें पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। और छठा रूल जो हेड डिसिपल है युनमक जियांग सेक्ट का, उसे हम ब्राइड बनाएंगे गुसू लैंड सेक्ट ट्विनजेट की और वो कल को आने वाले टाइम में हमारे बच्चे को जन्म देगा और वो अपनी एज अ ब्राइड ऑफ गुसू लैंड ट्विनजेट्स पूरी करेगा। यहाँ पर एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। लैन शिचन लवांगजी जो है वो बैठे होते हैं बोट में, दोनों के दोनों गुसू की तरफ वापस आ रहे थे। तभी लैन शिचन जो है वो लवांगजी से कहता है, वांगजी तुम जानते हो हमारी पेरेंट्स की डेथ के बाद मैंने सारा बर्डन गुसू की लैंड सेक्ट की लीडरशिप और ड्यूटीज़ का अपने ऊपर ले लिया और मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं किसी से शादी करूं और मैं हमेशा बिजी रहता था अपनी सेक्ट की ड्यूटीज़ निभाने में एज अ सेक्ट लीडर ऑफ गुसू लैंड सेक्ट। लेकिन जब मैंने उस हेड डिसिपल युनमक जियांग सेक्ट के लड़के को देखा, वो बहुत ब्यूटीफुल था, उसकी स्किल बहुत अच्छी थी और मार्शल आर्ट तो उसकी बहुत ही उम्दा थी और उसका कल्टीवेशन लेवल भी बहुत ऊपर था। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लैन शिचन नोटिस करता है कि लवांगजी के फेस पे एक सैडनेस आ जाती है। लवांगजी जो है वो बिचन को बहुत तेज़ी से पकड़ लेता है और उसके जो कान थे वो पेल और लाल हो जाते हैं। तभी वो बोलता है लैन शिचन वांगजी से कि वांगजी क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हें ये उसकी इतनी अच्छी मार्शल आर्ट स्किल्स अच्छी नहीं लगी या फिर तुम्हें उसकी तीरंदाजी फॉर्मेशन नहीं पसंद आई और तुम्हें नहीं लगता कि वो एक गुसू की लैंड सेक्ट की ब्राइड के तौर पे एक परफेक्ट है। मैं चाहता हूँ, पहली नज़र में ही मुझे देखते ही वो पसंद आ गया था। उसके फीचर्स बहुत सुंदर हैं, उसकी स्माइल भी बहुत प्यारी है और जो उसके होठों के नीचे तिल है और उसका जो नेचर है और लॉयल्टी है युनमक जियांग सेक्ट के लिए, उन सब पे मेरा दिल आ गया है। लैन शिचन लवांगजी को ये सारी बातें बोलते हैं जो कि सिर हिला देता है। उसका फेस अभी भी इमोशनलेस था और वो अपनी बिचन को और ज़्यादा टाइट पकड़ लेता है। तभी लैन शिचन जो है वो अपने ब्रदर से सॉफ्ट वॉइस में पूछते हैं, वांगजी क्या तुम्हें प्रॉब्लम है इस शादी से और क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? लवांगजी ज़ोर से सांस लेता है और रिप्लाई करता है अपने एल्डर ब्रदर को, लैन शिचन को, बिना उनसे आई कांटेक्ट बनाए हुए। लवांगजी उन्हें कहता है, ब्रदर जब मैंने उसे देखा मैं उसे खुद का बनाना चाहता था और मैं उससे शादी करना चाहता था और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल से। वो सच में हेवन से आई हुई ब्यूटी है। पर तभी उसका भाई कहता है, वांगजी हम उसे शेयर कर सकते हैं, गुसू लैंड सेक्ट ट्विन ब्रदर हैं हम और हम उसे अपनी शेयर्ड वाइफ बना सकते हैं क्योंकि कल्टीवेशन एंशिएंट रूल में ये चीज़ संभव है। जैसे कि बहुत सारे लीडर जो हैं वो शेयर करते हैं उनकी वाइफ को इन कल्टीवेशन वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वुमेन की पहले के टाइम पे शॉर्टेज हुआ करती थी। तो अक्सर जो वुमेन हैं वो 2 कल्टीवेटर से शादी कर लिया करती थी। लैन शिचन जो है वो कट ऑफ करता है लवांगजी को बीच में और इन्फॉर्म करता है अपने छोटे भाई को कि एंशिएंट टाइम गुसू में एक रूल हुआ करता था शादी को लेकर। लैन शिचन जो है वो अपने ब्रदर के कानों को लाल होता हुआ देख सकता था कि वो कैसे ब्लश कर रहा है। तभी लवांगजी करके उनकी बातों का जवाब देता है और यहाँ फ्लैशबैक ख़त्म होता है। जियांग फैमिया जो हैं वो अपनी जियांग काउंसिल कमेटी मेंबर्स के साथ और एल्डर्स के साथ गुसू के लैंड सेक्ट पहुँचते हैं और तभी उन्हें गुसू के लैंड सेक्ट के जो लोग होते हैं, डिसिपल्स होते हैं, वो उन्हें बाहर वेट करने के लिए कहते हैं ताकि वो उनके एंटर होने के लिए गुसू के लोगों से परमिशन ले सके। उन सबको परमिशन मिल जाती है।
लन सेक्ट के लीडर लाइन शिचेन जो है 1 घंटे बाद उन्हें परमिशन देते हैं कि वो गुसू में एंटर कर सकते हैं, गुसू की टेरिटरी में। और 3 घंटे बाद सारे के सारे युनमक जियांग के जो लोग होते हैं उन्हें अंदर जाने की और जस्टिस पाने की क्लाउड रिसस में पूरी उम्मीद होती है और परमिशन मिल जाती है। वो सारे के सारे याशी जाते हैं जहाँ पर गुसू के लैन सेक्ट और अदर सेक्ट ऑलरेडी इकट्ठे हुए हुए थे और युनमक के जियांग सेक्ट का वो सारे के सारे कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे थे। युनमक जियांग सेक्ट जो है वो अपने घुटनों के बल बैठ के उन लोगों से माफ़ी मांगता है कि वो उनके लीडर जियांग वेन्ये को छोड़ दें, और वो सारे के सारे जो हैं युनमक के जियांग सेक्ट के लोगों पे बहुत बुरी तरह से हंस रहे थे। और तभी जियांग फेंगमिया जो है वो कहता है प्लीज़ मेरे बेटे को फ्री कर दें, हम आप लोगों के साथ नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। और वो लैन शिचेन और हेडमास्टर लैन किरण के सामने बार बार गुहार लगा रहे होते हैं। लैन शिचेन जो है वो युनमक जियांग्स को ऑर्डर करता है कि मैं तुम्हें अगर अपनी कंडीशन बताऊं और अगर तुम मेरी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए तैयार होगे तो मैं फ्रीली जियांग सेक्ट के जियांग वेन्या को छोड़ दूंगा, लेकिन वो हमारे सेक्ट में अगर तुम नहीं माने तो वो अपनी मृत्यु तक यहाँ पर प्रिजनर बन के रहेगा। तभी वो सारे मेंबर कहते हैं कि प्लीज़ हमें अपनी कंडीशंस बताइए, हम नेगोशिएट करने के लिए उस पर विचारधारा परामर्श कर देंगे, उस बारे में सोचेंगे। वेन चाओ हंसता है और कहता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम नेगोशिएट करने की कगार पे हो, तुम हमसे नेगोशिएशन चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम नेगोशिएट करोगे और हम तुम्हें करने देंगे, तुम्हें हमारे रूल मानने पड़ेंगे। और वो जियांग सेक्ट के मेंबर को धमकाता है। तभी लैन शिचेन जो है वो फिर से अपने कंडीशंस को दोहराते हैं कि हम बोथ गुसू के लैन ट्विन ब्रदर जो हैं वो शादी करना चाहते हैं वी वुजियान से, जो कि हेड डिसिपल है युनमक के जियांग सेक्ट का, और हम उसे एज पर गुसू लैन एंशिएंट वाइफ शेयर का कॉन्सेप्ट यूज़ कर उसे अपनी बीवी बनाना चाहते हैं। वो हम दोनों की फ्यूचर में आने वाली ब्राइड होगा। जी हाँ गाइस, ये यहाँ पर जो विंग है उसकी शादी लैन शिचेन और लवांगजी दोनों से होगी, तो प्लीज़ आप लोग ऑफेंड मत होना, और जिसे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है वो इसको यहीं पे स्किप कर दे बिना कोई हेट्रेड कमेंट किए तो ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे शुरू करते हैं। सेकेंड होती है कि युनमक जियांग सेक्ट जियांग फेंगमिया की जो यंगर डॉटर है जियांग यानली, उनकी शादी की जाएगी जिन सेक्ट के फ्यूचर लीडर जिन जिशन से, और उनकी जो शादी है वो लनलिंग के जिन सेक्ट से कर दी जाएगी जो कि जिन गुआंगशान के बेटे होंगे। और युनमक जियांग सेक्ट के जो लीडर हैं जंगछा, उनकी शादी जो है वो चिशान के वैन सेक्ट के लीडर वैन रूहान की भतीजी वैनचिंग से कर दी जाएगी। यहाँ पर न्यू मार्शल आर्ट प्रैक्टिस जो कि विच क्राफ्ट को यूज़ करके तैलिस्मान को डिमोनिक कल्टिवेशन को यूज़ करके, जो कि ये फॉरबिडन था युनमक जियांग के लोगों के लिए, पर उन्होंने फिर भी ट्राई किया और उन्होंने इसके थ्रू फार्मिंग भी करने की कोशिश की। 5वीं शर्त ये थी कि उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स को साइन किया था और यहाँ पर उन्होंने उन सारे रूल्स का उल्लंघन किया था, और जो कि पहले से उन्होंने रूल्स और सारी रेगुलेशन को मान रखा था। तो युनमक जियांग सेक्ट ने यहाँ पर पनिशमेंट के वो लायक है क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ों को वायलेट किया है और बहुत सारे सेक्ट की परमिशंस के अगेंस्ट जाने की हिम्मत दिखाई है। और वो कहते हैं कि तुम्हें हैंडओवर करना होगा गुसू लैन सेक्ट को, जो कि टेस्टेड न्यू मार्शल आर्ट्स हैं, तालिस्मान प्रैक्टिस है युनमक जियांग सेक्ट के अंडर, वो सारी चीज़ें तुम्हें हमें लौटानी होंगी। 7 चीज़, वी वुजियान जो है हेड डिसिपल है युनमक जियांग सेक्ट का, लेकिन उसे हम ब्राइड बनाएंगे गुसू के लैन सेक्ट के ट्विन जेड्स की, और उसे आने वाले टाइम में हमारे बच्चे को भी पैदा करना होगा, और हम जितने उससे बच्चे चाहें हम उससे उतने बच्चे पैदा कर सकते हैं। उसे अपनी ड्यूटी हमारी बीवी के तौर पर निभानी होगी। लैन शिचेन जो है ये सारी कंडीशन उनको सुनाते हैं। जियांग फेंगमिया जो है अपनी आंखें बंद कर देते हैं और उनके दिल में इतना दुख हो रहा था कि सच में उनकी आवाज़ टूटी फूटी निकलती है और कहते हैं मैं एग्री हूँ मेरी डॉटर जियांग यानली की शादी करने के लिए, और मेरे बेटे
जंगछा की भी शादी करने के लिए लेन सेक्ट में और रिस्पेक्टिव चिशान वेन सेक्ट में, लेकिन मैं वी वुशियान को फोर्स नहीं कर सकता। वो हेड डिसिपल है यूनमक सेक्ट का, वो मेरा अडॉप्टिव सन है और मैं उसे बार्गिन चिप की तरह यूज़ नहीं कर सकता। लैन चिचैन और लवांगची एक दूसरे को देखते हैं एक शॉक्ड के तहत, और वो नहीं जानते थे कि वी वुशियान जो है वो अडॉप्टिव सन है यूनमक जियांग सेक्ट का। उन्हें लगता था कि वी वुशियान जो है वो उनका सिर्फ हेड डिसिपल है। तो लैन चिचैन जोर से चलाते हुए कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने क्लियरली कह दिया हम दोनों भाई शादी करना चाहते हैं और उसे यानी कि वी वुशियान को जितने बच्चे हम चाहें हमारे लिए पैदा करने होंगे। जियांग फेमिया जो है वो चुप हो जाता है और धीरे से बोलता है, बट मैं उसे बार्गिन चिप की तरह यूज़ नहीं कर सकता, बिना उसके परमिशन के कुछ भी हो जाए मैं उसे यूज़ नहीं करूँगा। लैन चिचैन जो है वो जियांग फेमिया को पूछते हैं, अगर हम आपके बेटे को पब्लिकली मार दें तो क्या आप तब भी इस तरह से चुप रहेंगे और अपने डिसीजन पे स्टक रहेंगे? तभी जियांग फेमिया रोने लगता है और कहता है, नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, क्या हम वी वुशियान को यहाँ बुला सकते हैं और उससे ही आप लोग शादी के लिए पूछ लीजिएगा। अगर आप दोनों ट्विन जेड जो हैं वो उसे शेयर करना चाहें एज अ वाइफ तो आप उससे ही पूछिएगा। वेन चाओ जो है ऑर्डर करता है उन लोगों को, ये कोई बुरा आइडिया नहीं, अपनी पूरी फैमिली को यहाँ बुला लो, और वैसे भी हम कल ही तुम्हारे बच्चों की शादी करा देंगे और पहले लैन सेक्ट जो है वो शादी करेगा तुम्हारे हेड डिसिपल से, फिर हमारे सेक्ट के लोग जियांग सेक्ट लीडर और जिन सेक्ट लीडर से तुम्हारी बेटी की शादी करा ही देंगे। जियांग फेमिया जो है वो नोटिस करता है कि उसकी फैमिली लोटस स्पायर में सारी की सारी जो है सेफली आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, और वो भी लोटस स्पायर से गूसू में सेफली आ जाए वो ज़्यादा अच्छा होगा। मैडम यू जो है वो यहाँ पर जो कि लोटस स्पायर में थी, वो मदर थी जो यूनमक जियांग सेक्ट लीडर की। जैसे ही उन्हें ये मैसेज पहुंचता है लोटस स्पायर में मैडम यू को, उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि उन्हें गूसू की तरफ आना होगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरी फैमिली को लेके। जियांग यानली जो है वो और वी वुशियान भी वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए मैडम यू के साथ। मैडम यू सोचती है कि ये गोल्डन चांस है कि मैं वी वुशियान से छुटकारा पा सकूँगी और मैं उसे यूज़ कर सकूँगी। अगर वो यूज़ करना चाहते हैं वी वुशियान को नेगोशिएट प्राइस के या बार्गिन चिप के थ्रू, तो उसे अच्छा ही है, मुझे उससे छुटकारा मिल जाएगा। मैडम यू अपने सर्वेंट्स को बुलाती हैं कि जो हमारा वी वुशियान है उसे उस तह खाने से खींच के ले आओ। वो दोनों हेड टुवर्ड्स गूसू लैन सेक्ट के लिए तैयारी कर रहे थे। वी वुशियान अनकॉन्शियस था और वहाँ पर एक नर्स आती है जो कि उसे मेडिसिन खिलाती है, उसकी दवाई पे चोट लगाती है, उसकी चोट पे दवाई लगाती है और उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा कोड़े मारने के निशान थे जो कि इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकते थे। वो सारे के सारों को गूसू में जाना था। लैन सेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बड़ा करने वाला था और वो नहीं चाहती थी कि वी वुशियान की बॉडी पे थोड़े बहुत भी निशान दिखें और कोई भी यूनमक जियांग सेक्ट के लोगों का वहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े कि किस तरह से वो अपने हेड डिसिपल को ट्रीट करते हैं। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द जो है ये वी वुशियान जल्द से जल्द हील हो जाए और वो प्रेजेंटेबल लगे एज अ हेड डिसिपल ऑफ यूनमक जियांग सेक्ट। मैडम यू एंड जियांग यानली वो बहुत सारे डिसिपल्स को लेकर वो सारे के सारे गूसू की तरफ चले जाते हैं। वी वुशियान अभी भी बेहोश पड़ा था जब वो साथ जा रहे होते हैं और एक नर्स जो है वो उसे अभी भी कंटिन्यूसली दवाई खिला रही होती है और उसके जख्मों पर मलहम लगा रही होती है। वी वुशियान की बॉडी को बहुत ज़्यादा कोड़े मारे गए थे और वो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती थी। मैडम यू जो है उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भी देती है ताकि वी वुशियान जो है वो अपने सेंसेस में आए। वी वुशियान अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था बोर्ड के ऊपर। तभी वहाँ पर एक नर्स कहती है, मैडम यू मुझे लगता है किसी ने इसे ऐसी बेहोशी की दवाई खिलाई है ताकि इसको दर्द ना हो। जब ये उस कैद खाने में था, मैडम यू जो है यानली को घूर के देखने लगती है और कहती है, क्या तुमने इसे वो हर्ब्स खिलाई है? और वो बहुत गुस्से से जियांग यानली से पूछती है जो कि इतना ज़्यादा डर गई थी
और उसकी टांगें भी कपकपा रही थी। तभी वो रिप्लाई करती है, मदर, एशियन जो था वो बहुत ज़्यादा दर्द में था और मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे पोर्क रिब लोटस सूप पिलाऊं, जिसमें मैंने थोड़ी सी बेहोशी की दवाई भी डाल दी थी। मैं उसे इस तरह से दर्द में झुलसते नहीं देख सकती थी मदर। वो बहुत इनोसेंट है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। विभूषण की लेग्स बहुत ज़्यादा बुरी तरह से कपकपा रही थी और उसकी कमर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। वो ये सब चीज़ें रोते हुए बोलती है और वो अपने ब्रदर को इस तरह बेहोश देख के और ज़्यादा उसे बहुत बुरा फील हो रहा होता है। तभी मैडम यू चिल्लाती हैं और कहती हैं, तुम बेवकूफ़, मैं जानती हूँ ये विभूषण जो है ना वो इतना वीक नहीं है कि चंद कोड़े खाकर वो बेहोश हो जाए, और वो हेड डिसिपल है युनमक जियांग सेक्ट का। ए यानली, तुम एक धोखेबाज हो। तुम कैसे उसे वो मेडिसिन खिला सकती थी? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मैं सच में थक चुकी हूँ तुमसे यानली। तुम बस अपने फादर की तरह हो, यूजलेस, और तुम कुछ भी नहीं कर सकती। और तुम इतना ज़्यादा प्यार इस विभूषण से क्यों करती हो? क्या ये एक सिर्फ कबाड़ इंसान है? मैं इससे नफरत करती हूँ। ये एक पीस ऑफ ट्रैश है, कूड़ है, कबाड़ है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो दो सारे के सारे गूसू पहुँचते हैं और विभूषण अभी भी बेहोश था और उसकी जो बैक होती है वो अभी भी उस पर बहुत सारे निशान थे, जो कि बहुत सारे तो हील हो रहे थे जैसे तैसे करके। मैडम यू जो थी वो एग्जॉस्ट हो गई थी क्योंकि उसने विभूषण को जो है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत सारी ट्रांसफ़र कर दी थी। यहाँ पर जियांग यानली जो थी वो भी सेम काम कर रही होती है और गेट कीपर गूसू गार्ड जो होते हैं वो गूसू लैंड सेक्ट के डिसिपल वो रिसीव करते हैं उन लोगों को, और वो सारे के सारे क्लाउड रिसर्च में उन्हें गाइड करने के लिए आते हैं और अनकॉन्शियस विभूषण को भी अपने साथ ले जाते हैं। तभी एक सेक्ट डिसिपल इन्फॉर्म करता है कि उन्हें याशी में ले जाओ, और याशी में जब वो लोग आते हैं तो वो कहते हैं, सेक्ट लीडर लैन जो जियांग के बचे कुचे लोग थे वो यहाँ आ गए हैं और एक अनकॉन्शियस डिसिपल भी यहाँ आ गया है, यानी कि एक बेहोश हुआ व्यक्ति भी। लैन शिचन जो है वो ऑर्डर करते हैं उस डिसिपल को कि उन सबको यहाँ लेके आया जाए और एक इंपीरियर डॉक्टर को भी लाया जाए जो कि उस अनकॉन्शियस पर्सन को जल्द से जल्द बेहतर करने में हमारी मदद करे। लैंड डिसिपल जो है वो उसके आगे वो करते हैं और वापस से याशी की तरफ चले जाते हैं। मैडम यू एंड जियांग याली वहाँ पर खड़े हुए थे अपने जियांग सेक्ट के कुछ डिसिपल्स के साथ, पर लैन शिचन और लवांगजी जो है वो वेट कर रहे होते हैं उस ब्यूटीफुल बॉय का जो कि युनमक से था। लैन शिचन उन्हें वेलकम करते हैं। वो सारे के सारे एक दूसरे के आगे अपने सिर झुकाकर वो करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, और तभी वो मैडम यू से कहता है, आपका हेड डिसिपल कहाँ है? जियांग मैडम यू हेजिटेट होते हुए एक फेक स्माइल के साथ रिप्लाई करती है कि वो इंजर्ड हो गया था वॉर के टाइम में, और जो हमारी नर्स हैं वो उसे सोने की दवाई दे चुकी थी ताकि वो अच्छे से सो जाए और अपने जितने भी उसके त्वचा पे जख्म हैं उन्हें ढंग से पूरा कर ले। लैन शिचन और लवांगची जो है एक दूसरे को आंखें खोलकर देखने लगते हैं। उन्हें अच्छे से याद था कि विभूषण के बैटल ग्राउंड में बॉडी पे एक भी नुकसान नहीं हुआ था, वो अनहार्म था, यानी कि उसे ज़रा सी भी चोट नहीं लगी थी और कोई वाउंड नहीं था उसकी ब्यूटीफुल बॉडी के ऊपर। इसका मतलब मैडम यू उनसे कुछ ना कुछ छुपा रही हैं। तभी लैन शिचन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, झूठ, हमारे सेक्ट में झूठ बोलना वर्जित है, मना है। लेडी जियांग मैडम यू, हम ध्यान से देख सकते थे और हमें अच्छे से याद है कि जो आपका यंग हेड डिसिपल ऑफ युनमक जियांग सेक्ट था उसे कोई भी चोट नहीं आई थी जब वहाँ पर लड़ाई हो रही थी। तो प्लीज़ क्या आप हमें सच बोलने की जो है कोशिश करेंगी, और अगर आप सच नहीं बोलेंगी तो हमें आपको अच्छे से पनिश करना आता है, क्योंकि हमें झूठे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। जियांग फैमिया जो है वो अपनी वाइफ को घूर के देखने लगता है और वो मन में सोचता है कि क्या कर दिया आखिर इसने मेरे अडॉप्टिव सन के साथ। वो कहीं ना कहीं जानता था ये कितनी ज़्यादा नफरत करती है अपने दिल में विभूषण से, और अगर कुछ विभूषण को हो गया तो, और लैन जो है वो मार ही देंगे उसके अनदर सन को, यानी कि जंगछा को।
तो उनके पास क्या बचेगा युनमग में। वी वुशियान जो है वो पहले ही अनहार्म था, लेकिन उसने पक्का उनकी वाइफ ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से वी वुशियान अनकॉन्शियस है। मैडम यू जो है वो थर थर काँपने लगती है और रिप्लाई करती है लैन शिचन को, सेक्ट लीडर लैन, एक्चुअली मैंने उसे पनिश किया था क्योंकि उसने मेरे बेटे की अच्छे से देखभाल नहीं की और हमारे युनमग जियांग सेक्ट के लीडर जंगचा की वॉर के दौरान उसने कोई भी जो है रख रखाव अच्छे से नहीं किया। वी वुशियान हेड डिसिपल था, तो ये उसका कर्तव्य था कि वो मेरे बच्चे को बचाता और हमारे सेक्ट के होने वाले सेक्ट लीडर और हो चुके सेक्ट लीडर को उसको बचाना उसका एक लौता कर्तव्य था। तो मैंने अपने डिसिपल को ऑर्डर किया कि वो 50 कोड़े उसे मारे, लेकिन मेरी बेटी ने उसे एक ऐसी बेहोशी की दवाई पोर्क रिब्स लोटस सूप में दे दी ताकि वो पेन को बियर कर सके और जल्दी से जल्दी बेहतर हो सके। लैन शिचन कहता है, क्या कहा तुमने, 50 कोड़े? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि उसकी इतनी ब्यूटीफुल सी बॉडी को तुम 50 कोड़े मार के बर्बाद कर दो। तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और तुम अलाउड नहीं हो 24 घंटे तक कुछ भी खाने या पीने के लिए। तुम कुछ भी नहीं खा सकती। इवन तुम्हें जो गूसू के लैंसेक्ट रूल हैं उसकी दीवार के पास घुटनों के बल बैठना होगा जब तक वी वुशियान जो है होश में नहीं आ जाता। और अगर तुम एक औरत नहीं होती तो मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे ही पनिश करता जो कि पनिशमेंट तुमने अपने सेक्ट के हेड डिसिपल यानी कि वी वुशियान को दी है। वो सजा और कुछ नहीं, 50 कोड़े ही थे। लैन शिचन जो है वो धीरे से सांस छोड़ता है और वो लवांगची की तरफ देखता है। दोनों अपने सिर को हिलाते हैं और लवांगची जो है बेचैन को जोर से पकड़ लेता है। वो जानता था कि कितनी बुरी तरह से इस औरत ने जो है पनिश किया है उनकी ब्राइड को, उनकी सून टू बी ब्राइड को, और उसने कैसे हिम्मत कर दी इतने ब्यूटीफुल इंसान को बर्बाद करने की। लैन शिचन की बॉडी में तो जैसे खून उबाल मार रहा था और वो सच में उन लोगों को पनिश करना चाहता था। और वो ज़ोर से बोलता है, मैं आप लोगों को एक चीज़ पहले से अच्छे से क्लैरिफाई कर दूं, हमारे जो सेक्ट हैं उसके टर्म एंड कंडीशन, हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो उस पे आपके बेटे जंगचा को रिलीज़ करने के लिए तैयार हुए हैं। वो बताता है कि जियांग सेक्ट में जो जियांग यानली है उन्हें शादी करनी होगी जिनजुशन से, जो कि फ्यूचर लीडर होंगे लैनलिंग सेक्ट के, और जिन गुआनशान के बेटे होंगे दूसरी वेनचेंग से। जियांग जो हमारा जंगचा है उसे शादी करनी होगी जो कि वेन रूहान चिशान के वेन सेक्ट लीडर की भांजी है। और न्यू मार्शल आर्ट प्रैक्टिस जो वो यूज़ करा करते थे, तालिस्मान, जमानी कल्टीवेशन जो कि मना थी, वो सारी ट्रिक्स इन्हें वापस देनी होंगी। इन्होंने जो भी उल्लंघन किया है उसकी पनिशमेंट इन्हें मिलेगी और वो उन्हें हैंड ओवर करना होगा जितनी भी इन्होंने नई ट्रिक्स निकाली थी, तालिस्मान निकाले थे और फार्मिंग के लिए चीज़ें यूज़ की थी। और वी वुशियान जो कि हेड डिसिपल है युनमग जियांग सेक्ट का, उसे ब्राइड ऑफ गूसू लैंसेक्ट ट्विन जेट्स बनना होगा और उसे हमारे बच्चे को भी पैदा करना होगा। जितने हम बच्चे चाहें उसे उतने बच्चे देने होंगे हमें, और उसकी ड्यूटी है कि वो हमारी बीवी बन के रहेगा। एज़ पर लैन एंशियंट रूल हम उसे शेयर कर सकते हैं। और मुझे आशा है कि आपको सारे नेगोशिएशन के टर्म्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। जियांग यानली जियांगचा जो है उनकी कल ही शादी करा दी जाएगी और ये शादी बहुत ही छोटी होगी और सेलिब्रेशन हमारे यहाँ गूसू में ही होगा। वी वुशियान की भी शादी हम लोगों के साथ होगी। जब तक इंपीरियल डॉक्टर हमें एडवाइस ना करें या हीलर एडवाइस ना करें तब तक हम उससे शादी नहीं करेंगे, क्योंकि वी वुशियान की गाइस अभी तबीयत ठीक नहीं थी और 50 कोड़ों के बाद इतनी जल्दी तो कोई अपने बेड से नहीं उठ सकता था। मैडम यू का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि ये कैसी टर्म एंड कंडीशन है, और वो लैन शिचन से पूछती है कि तुम दोनों एक इंसान से शादी करना कैसे मैनेज करोगे। लैन शिचन रिप्लाई करता है, लेडी जियांग, मैडम यू, ये आपका कोई कंसर्न नहीं है कि हम कैसे एक इंसान को शेयर करते हैं। आपको सिर्फ शादी के लिए प्रिपरेशन करनी है। हम आपको डिटेल प्रोसीजर भेज देंगे, एंशिएंट लैंड सेक्ट मैरिज रूल, कि हम कैसे अपनी ब्राइड को 2 पतियों के बीच में शेयर करेंगे। और मैंने प्रिपेयर कर ली है वेडिंग सेरेमनी सेलिब्रेशन जो कि कल होंगी। लेडी मैडम यू,
आपको आपकी पनिशमेंट लेनी चाहिए, जाइए आप यहाँ से, आपकी छुट्टी होती है और अब आप जाकर घुटनों के बल दी वॉल ऑफ गूसू लेंसेक्ट रूल, जी हाँ वही 3000 रूल के सामने घुटने टेक कर बैठी है। लेन शिचेन जो है वो तभी युनमक जियांग वालों से कहता है, अब मुझे बताएं कि जो पर्सन जो कि न्यू मार्शल आर्ट तालिस्मान प्रैक्टिस किया करता था युनमक जियांग सेक्ट में, उसका नाम क्या है और उसे हमारी तरफ हैंड ओवर कर दो। मैडम यू तभी के तभी एक स्माइल के साथ स्मिक करते हुए उन्हें रिप्लाई करती है, वो प्रैक्टिसेस और वो एक्सपेरिमेंटल इन्वेंशन जो थी वो विभूषण ही किया करता था, हमारा हेड डिसिपल युनमक जियांग सेक्ट का, और वही था जो इस तालिस्मान को इनोवेट कर सकता था, इस तरह की क्राफ्टी पेपरमैन को वो चला सकता था, और उसी ने ही हमारी फार्मिंग ग्रोथ में हेल्प की था, वो भी अपने डेमोनिक पावर के थ्रू। जैसे ही वो बताती है ये सारी बातें तो लीडर जो है वो पनिश करना चाहते थे विभूषण को, लेकिन वो चूज करते हैं क्योंकि वो शादी करना चाहते थे विभूषण से, उसकी ब्यूटी के आगे वो लोग पागल हो चुके थे, कायल हो चुके थे। और लेन शिचेन यहाँ पर ऑर्डर करता है मैडम यू को उनकी पनिशमेंट के लिए ले जाने के लिए। लेन शिचेन लवांगची जो है वो कहीं ना कहीं जानकर बहुत खुश थे कि अब उनकी फ्यूचर ब्राइड उन्हें मिलने वाली है और वो एक ही ब्राइड को शेयर करने के लिए कैपेबल हैं। वो दोनों के दोनों बहुत एक्साइटेड थे अपनी ब्राइड को लेके, और वो जानते थे कि उनकी होने वाली ब्राइड एक ग्रेट वॉरियर है, कल्टीवेटर है। विभूषण कोई रैंडम ब्यूटी नहीं थी, उसका IQ लेवल बहुत हाई था, उसकी इंटेलिजेंस इनकम्पेरेबल थी, और अदर प्रिंस या प्रिंसेस से उसे कंपैरिजन किया जाए तो विभूषण बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट और चार्मिंग था। लेन चिरन भी कहीं ना कहीं खुश था अपने नेफ्यूज़ के डिसीजन की वजह से, ये मैरिज उनके लिए बेनिफिट ही देती, और गूसू लेन सेक्ट के बहुत सारे पर्सपेक्टिव को वो डेवलप करने में बहुत आगे होते, और वो बहुत ज़्यादा सुपर पावर बन जाते हैं आने वाले अदर कल्टीवेटर सेक्ट्स के अमंग, क्योंकि गाइस कौन इस दुनिया में सुपर पावर नहीं बनना चाहेगा। और गाइस मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ और जल्द ही आपके साथ पार्ट 2 लेके आऊँगी। आई होप आपको ये स्टोरी लाइन, जिनको भी डिफरेंट स्टोरी लाइन पर सुननी पसंद है, उन्हें अच्छी लगे। थैंक यू वेरी मच, बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें गाइस, और जो भी मेरी लिखी हुई फैन फिक्शन को शेयर करेगा मैं उन्हें ज़रूर कॉपीराइट स्ट्राइक दे दूंगी गाइस, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी मेहनत हो और आप उसका सारा का सारा क्रेडिट ले जाएं। और लोग तो इतना ज़्यादा पूछने तक की जहमत नहीं उठाते कि हम आपकी फैन फिक्शन शेयर करें या नहीं। और जब मैं किसी को मना कर देती हूँ उसके बावजूद भी एक इंसान था जिसने मेरी नोवेल उठा के जापानीज़ में ट्रांसलेट करके अपने चैनल पे डाली हुई है, और लोग मुझे एक्यूज़ कर रहे हैं कि मैंने उसकी नोवेल चुराई होगी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी की नोवेल चुराने का, मेरे पास अपना इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि मैं आने वाले टाइम में कम से कम 200 नॉवेल्स अपनी खुद की निकाल सकती हूँ गाइस। तो आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय।